नमस्कार, मैं स्वर्णभूमि से रोहित शर्मा। महान क्रिकेटर सुनील गावस्कर से एक पत्रकार ने सवाल पूछा था, आपको क्या मिल जाए कि आप हर मैच को जीत लेंगे? उसका जवाब था, मुझे अगर पाकिस्तान का एम्पायर मिल जाए तो हम हर मैच को जीत लेंगे। उनका इशारा इस तरफ था कि पाकिस्तान के एम्पायर उस दौर में जो थे वे गलत फैसले लेते थे और पाकिस्तान के बल्लेबाज अगर आउट होते थे तो उसको आउट डिक्लेयर नहीं करते थे। ठीक वही स्थिति आज भारत में चुनाव आयोग की हो गई है। चुनाव आयोग भाजपा का एक कुत्ता है, एक पालतू जानवर है, जिसको कि पाला पोसा ही नरेंद्र मोदी की सरकार ने है। चुनाव आयोग जो कि स्वतंत्र निकाय हुआ करता था भारत के संविधान के तहत, उस संविधान में जो चुनाव आयोग का चयन होता था उसमें एक प्रधानमंत्री, एक विपक्षी नेता और एक सीजीआई का जगह होता था। मोदी सरकार ने कारनामा करते हुए सीजीआई को इस चुनाव प्रक्रिया से बाहर निकाल दिया और उसके जगह पर अपने कैबिनेट मंत्री को शामिल कर लिया, अर्थात गृह मंत्री को। यूं कहें कि मोदी शाह ही अब वह निकाय रहा है जो चुनाव आयोग की नियुक्ति तय करता है। इसके अलावा चुनाव आयोग के चारों तरफ एक आवरण डाल दिया गया है कि चुनाव आयोग चाहे कुछ भी करे, किसी तरह का भी अन्याय करे, किसी तरह का भी वोट चोरी करे, किसी तरह का भी काम करे, वो अगर असंवैधानिक भी अगर, तो उसके खिलाफ कोई भी क्रिमिनल कानून उस पर लागू नहीं हो सकता है, कोई भी एफआईआर उस पर नहीं हो सकता है। यही कारण है कि चुनाव आयोग पूरी तरह से स्वतंत्र होकर चोरी डाकेजानी में जुट गया है और इसका जीवंत उदाहरण बिहार के चुनाव में देखा गया है। बिहार के चुनाव जो इलीगल है, एक इलीगल संस्था चुनाव आयोग अब इलीगल चुनाव का नेतृत्व कर रहा है और इलीगल तरीके से सरकार की स्थापना करा रहा है। चुनाव आयोग पूरी तरीके से इलीगल है, गैर संवैधानिक है और इस गैर संवैधानिक संस्था के तहत हो रहे तमाम चुनावों को जो करा रही है वह भी असंवैधानिक है। यही कारण है कि तमाम लोगों का गुस्सा चुनाव आयोग की तरफ है, लेकिन लोग कुछ कर नहीं पा रहे हैं या शांति के नीचे तूफान मंडरा रहा है, ये एक बड़ा सवाल है। बहरहाल जो भी है, इस पर थोड़ा बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं चुनाव आयोग बिहार में कौन सा खेल निपटाया है, किस तरीके से एक असंवैधानिक संस्था ने एक असंवैधानिक चुनाव का करवाया है बिहार में और एक असंवैधानिक सरकार की स्थापना करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। बिहार चुनाव की सबसे खास बात यह है कि बिहार के इलेक्शन में 7 करोड़ 42 लाख मतदाता है, ऐसा चुनाव आयोग का कहना है और 7 करोड़ 45 लाख मतदाताओं ने वोटिंग किया है और इसके बाद भी चुनाव आयोग कहना है कि मात्र 67 पॉइंट समथिंग ने वोट डाला है। जबकि मैथ का अगर इक्वेशन देखिए, अगर जिस तरह 2 जोड़ 2 4 होता है, उसी तरीके से अगर देखें आप अगर, तो बिहार में लगभग 100% से भी अधिक लोगों ने वोटिंग किया है। यानी यहाँ बिहार के मतदाताओं की कुल संख्या से भी 3 लाख अधिक लोगों ने यहाँ पर चुनाव डाला है। देखिए क्या कह रहे हैं। चुनाव आयोग के मुताबिक बिहार में प्रथम चरण का जो वोट हुआ था वहां पे 3 करोड़ 75 लाख लोगों ने वोट दिया था और दूसरे चरण में 3 करोड़ 70 लाख लोगों ने, और जब इन दोनों को जोड़ा गया तो 7 करोड़ 45 लाख लोगों ने टोटल वोट किया है। अब उसी चुनाव आयोग के मुताबिक एसआईआर रिपोर्ट के मुताबिक, अगर एसआईआर रिपोर्ट समझ नहीं आता समझ लो जो लोग मर जाते हैं या फिर जो लोग उस स्टेट को छोड़ के कहीं और शिफ्ट हो जाते हैं भारत के किसी और राज्य में, तो उनका वोटर वहां से हटा दिया जाता है। जो जिंदा होता है, जो वैलिड वोटर होता है, उसी का वोट रखा जाता है। तो एसआईआर रिपोर्ट के हिसाब से बिहार में टोटल वोटर है 7 करोड़ 42 लाख।
तो ये 3 लाख लोगों ने वोट कहां से कर दिया? ये एक्स्ट्रा 3 लाख लोग कहां से वोट कर दिए? यानी पहले रिपोर्ट में तुम बताते हो 3 करोड़ 75 लाख लोगों ने वोट करा, फिर दूसरे चरण में बताते हो 3 करोड़ 70 लाख लोगों ने करा। टोटल जो वोट करा है वो 7 करोड़ 45 लाख लोगों ने करा। और तुम्हारे पास जो वैलिड वोटर है मतदाता सूची में जिसका नाम है वो टोटल है 7 करोड़ 42 लाख। तो बाकी का ये 3 लाख वोटर कहां से आए? दूसरा फैक्ट देखो, चुनाव आयोग कहता है कि बिहार में जो टोटल वोटिंग हुई है वो 66% हुई है। इस बार बिहार में 66% लोगों ने वोट किया है, यानी जो टोटल वोटर है वो 7 करोड़ 42 लाख है और उसमें से 66% लोगों ने वोट करा। तो टोटल वैलिड वोटर कितने हुए जिसने वोट करा? वो हो गए 5 करोड़ के आसपास, 4.9 करोड़, यानी 4 करोड़ 90 लाख लोगों ने वोट किया। अभी जब 4.90 लाख लोगों ने वोट किया है तो तुम पहले चरण में 3.75 करोड़ लोगों का वोट बता रहे हो और दूसरे में 3 करोड़ 70 लाख लोगों का वोट बता रहे हो। यानी टोटल वोट जिसने कितने करा भाई? 7 करोड़ 45 लाख। और 66% के हिसाब से बिहार में वोटिंग हुआ है लगभग 4 करोड़ 90 लाख। अब ये 2.5 करोड़ वोटर और कहां से पैदा हो गया बिहार में? और सबसे बड़ी बात, क्या जो 55 लाख लोग बाहर जाकर मजदूरी करता है वो सारे लोग चले गए थे बिहार में वोट करने? नहीं, खुद ही कह रहे हो ना भाई 66% लोगों ने वोट करा है। इस सवाल का जवाब दे दो कि ये कैलकुलेशन उल्टा पुल्टा कैसे हुआ है? बिहार में दबा के वोट चोरी हुआ है, दबा के, भर भर के। चुनाव की पूरी प्रक्रिया में हमने चुनाव होने के पहले ही बात किया था योगेंद्र यादव से कि चुनाव के बारे में अगर ये चुनाव आयोग की ये असंवैधानिकता है तो इसको आप किस रूप में देखते हैं? उन्होंने जवाब दिया था। परसों आपको मौर्या होटल में इंडिया का कॉन्फ्रेंस हुआ था। उस कॉन्फ्रेंस में बाकायदा तमाम दल जो थे इंडिया के, तेजस्वी यादव से लेकर के कांग्रेस वीआईपी तमाम लोग थे। तेजस्वी यादव ने इसमें कहा था कि चुनाव के दरमियान वोट चोरी करने का नया तरीका निकाला जा रहा है। मसलन जहां पर महागठबंधन का वोट गिरना है वहां पर स्लो वोटिंग होने का इंस्ट्रक्शन दिया गया है। इसी तरह की कई सारी चीज़ें की जा रही है। खुद इलेक्शन कमीशन संदिग्ध है इस पूरे प्रकरण में। मेरा सवाल मैंने उनसे भी पूछा था, दीपांकर जी से पूछा था, मैं सवाल यही आपसे पूछूंगा कि इस वोट चोरी का जो इलेक्शन कमीशन के माध्यम से जो एक प्लान तैयार किया जा रहा है उससे आप कैसे निपटेंगे? आसान नहीं है, इसका कोई फॉर्मूला किसी के पास नहीं है। मतलब आप मैच खेल रहे हैं, अंपायर बेईमान है, अब आप उससे कैसे निपटेंगे? ये बहुत आसान काम नहीं है। आप किसी स्टेज पे आपको एक फैसला करना पड़ सकता है कि मैं मैच छोड़ दूं, है ना, या फिर पहला स्टेज होगा कि अंपायर को शर्मसार किया जाए। तो अभी पहला स्टेज चल रहा है शर्मसार करने का, और शर्मसार करने का तरीका लोकतंत्र में ये होता है कि जनता कुछ कहना शुरू करे। तो अभी तो वही है, आगे मामला कहाँ तक पहुँचेगा मैं कह नहीं सकता। सेकेंड आप बोले कि मैच छोड़ दे, मतलब चुनाव बहिष्कार करें, क्या इस दिशा में जाने की इशारा कर रहे हैं आप? मैं कह रहा हूँ कि अगर ये चीज़ें इसी तरह से चलती रहीं और चुनाव आयोग अभी ऐसा चलता रहा तो आपके पास फिर क्या विकल्प होंगे? अगर सिंपल चीज़ है, मैच के अंदर अंपायर अगर एक तरफा काम शुरू कर दे तो आप क्या करेंगे? वो सवाल है। चुनाव आयोग जब परिणाम रिलीज करता है तो उसमें सबसे अधिक वोटिंग प्राप्त करने वाले आरजेडी को मात्र 25 सीट देता है। पिछले बार की तुलना में कम वोटिंग मिलने वाले लोजपा को 19 सीट देता है। आरजेडी को 1 करोड़ 80 लाख लोगों ने वोट दिया था, तो वहीं भाजपा को 94 लाख लोगों ने वोट दिया था। जदयू को 90 लाख लोगों ने वोट दिया था। लेकिन सीट आरजेडी से कई गुना अधिक मिला। सवाल यहां पर अब ये उठ रहा है, यह कौन सा तंत्र है, कौन सा गणित है जिसके कारण कि बिहार को चुनाव कराया गया, परिणाम निकाला गया। यह चुनाव बिहार के लोगों का प्रतिनिधित्व नहीं करता। ये सरकार बिहार के लोगों का प्रतिनिधित्व नहीं करता। यही कारण है कि जो सरकार बनेगी वह भी सरकार असंवैधानिक है, और ऐसी सरकार को जो असंवैधानिक तरीके से चुनी गई है, अवैध तरीके से चुनी गई है, उस सरकार को सरकार बनाने का भी अधिकार नहीं होना चाहिए। इस चुनाव पर प्रसिद्ध बुद्धिजीवी अरुण माहेश्वरी ने सवाल उठाया है और उन्होंने साफ साफ तौर पर जो कहा है अपने लेख के जरिए, वो मैं आपको सुनाना चाहूंगा। अरुण माहेश्वरी लिखते हैं, 24 का चुनाव आरएसएस
मोदी भाजपा के लिए भारत की संसदीय राजनीति के बारे में एक नए सत्य के बोधोदय की घटना थी। उन्होंने जान लिया कि अब इस संसदीय राजनीतिक संरचना में उनकी राजनीति सांप्रदायिक विभाजन, पाकिस्तान, धर्म और डर तथा दमन की राजनीति और संभावनाएं खत्म हो रही है। यहीं से स्थापित संसदीय संरचना को विकृत कर गैर संसदीय चुनावी उपायों से सत्ता में बने रहने की उनकी रणनीति का दूसरा दौर शुरू हो गया। रणनीति के इस दूसरे दौर का आधार उन्होंने 10 साल की सत्ता के जरिए सभी संवैधानिक संस्थाओं पर अपना लगभग पूर्ण प्रभुत्व कायम करके तैयार कर लिया था। खास तौर पर चुनाव आयोग और न्यायपालिका को कब्जे में लेकर के उन्होंने चुनाव व्यवस्था अपनी मुट्ठी में कर लिया। न सिर्फ चुनाव आयोग की नियुक्ति को प्रधानमंत्री के हवाले कर दिया गया, बल्कि चुनाव आयोग को कानूनन सभी फौजदारी मुकदमों के दायरे से बाहर कर दिया गया। अब तक जिन चीजों को चुनाव और दल बदल कानून के हिसाब से भ्रष्टाचार और गैरकानूनी माना जाता था, चुनाव आयोग और न्यायपालिका ने उससे पूरी तरह आंखें फेर ली। सरकारी मशीनरी, धन और धर्म के प्रयोग और जहरीले प्रचार की भाजपा के नेताओं को खुली छूट दे दी गई। भाजपा के द्वारा विधायकों की घोड़ा मंडी राजनीति का मान्य सत्य बना दिया गया। न सिर्फ चुनाव आयोग के लिए बल्कि सुप्रीम कोर्ट के लिए भी विपक्ष की शिकायतें कोरे उपहास का विषय बनकर रह गई। सभी शिकायतों को पूरी बेशर्मी से कूड़ेदान के हवाले किया जाने लगा। इस प्रकार हमारी संसदीय प्रणाली का मर्म एक व्यक्ति एक वोट से लेकर सही प्रतिद्वंदियों को बराबरी का मौका देने जैसी चुनाव संबंधी मूलभूत बातों की धज्जियां उड़ा दी गई और संसदीय व्यवस्था की सबसे बुनियादी नैतिकता तक को विकृत करके चुनाव में सुनियोजित धांधली के प्रकल्प पर काम शुरू हो गया। केंद्रीय स्तर से इस प्रकल्प का पहला आभास मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और हरियाणा में मिला था, पर एक प्रामाणिक सत्य के रूप में इसकी पहचान विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कराई जब उन्होंने कर्नाटक और हरियाणा में लाखों की संख्या में डुप्लीकेट वोटरों की उपस्थिति, लाखों फर्जी मतदाताओं की फर्जी तस्वीरों और पत्रों के साथ प्रविष्टि, भाजपा के हजारों कार्यकर्ताओं के द्वारा घूम घूम कर विभिन्न राज्यों में मतदान करने के वोट चोरी के सारे प्रमाणों को दुनिया के सामने उजागर किया। पहली बार यह साफ साफ पता चला कि न सिर्फ भारत का चुनाव आयोग खुद मोदी भाजपा के सुनियोजित चुनाव चोरी के अपराध में बराबरी का भागीदार है, बल्कि इसमें उसके साथ सुप्रीम कोर्ट के जज भी मिले हुए हैं। तो फिर बचा क्या? मुख्य चुनाव आयुक्त के पद पर ज्ञानेश कुमार नामक आरएसएस के खास प्रचारक व्यक्ति के प्रचारक प्रकार के व्यक्ति ने आकर इस चोरी को भी एक सांस्थानिक रूप देना शुरू कर दिया, जिसे आज मतदाता सूची की विशेष गहन जांच स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR के नाम से देश का हर नागरिक जानता है। इसके जरिए एक ऐसी अस्थायी व्यवस्था की जा रही है जिसमें चुनाव आयोग अपनी मर्जी से बीजेपी के इशारों पर मतदान के आखिरी वक्त में भी मतदाता सूची में हेर फेर करके कुछ लोगों के नामों को काट सकता है और अनेक फर्जी नामों को जोड़ सकता है, ताकि बीजेपी मतदान के वक्त अपने कार्यकर्ताओं को फर्जी मतदान के लिए चुनिंदा दिशाओं में कूच करा के उन केंद्रों के चुनाव को लूट सके। यह सारा काम केंद्रीय स्तर से कंप्यूटरों में डाटा एंट्री के जरिए रात के अंधेरे में इतनी गोपनीयता से किया जाता है कि किसी को कानो कान खबर नहीं हो सकती है। इस सब के अलावा मतदाताओं को सरकारी खजाने से पैसा लुटाने और लाभ लोभ की तरह की घनघोर भ्रष्ट बातें तो बदस्तूर चल ही रही है। मोदी ने 24 की उन्हें मिली शपथ के बाद अस्थायी तौर पर सत्ता में बने रहने के अपने प्रकल्प के दूसरे चरण पर ताबड़तोड़ काम शुरू कर दिया है। चुनाव आयोग को यह सख्त हिदायत दे दी गई है कि वह भी प्रधानमंत्री की तरह कोई संवाददाता सम्मेलन वगैरह न करें
और किसी भी प्रकार की जवाबदेही को जरूरी ना माने। बिहार के ताजा चुनावों में जबरदस्ती जनमत को ठेंगा दिखाकर सत्ता में बने रहने के मोदी के फासिस्ट अभियान का यह दूसरा दौर पूरी नंगाई के साथ सामने आया है। इसे कहने के लिए तो कोई बिहार के राजनीतिक सत्य का एक स्थानीय ठोस अपवाद कह सकता है, पर सच्चाई यह है कि यह भारत में फासिस्ट आरएसएस के सार्वभौमिक सत्य की एक ठोस स्थानीय अभिव्यक्ति है। हर सत्य किसी खास ठोस स्थानीय परिस्थितियों से उत्पन्न होकर ही अपनी सार्वभौमिकता को प्रकट किया करता है। बिहार में जिस प्रकार फर्जी मतदान में पारंगत लाखों पेशेवर पार्टी कार्यकर्ताओं की अस्थायी सेना से लेकर मुद्रा प्राप्त मतदाताओं की एक नई श्रेणी का जो स्वरूप दिखाई दिया है, वह हमारे शासकों की संसदीय राजनीति के नए सार्वभौम स्वरूप का प्रकटीकरण है। इन सबसे जाहिरा तौर पर हमारे देश की जनता की गरीबी और जहालत की सच्चाई भी सामने आती है। भाजपा की रणनीति का आभास मिला था मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में, इसके प्रमाण मिले कर्नाटक और हरियाणा में, और इसका सर्वांग रूप देखने को मिला है इस बार के बिहार चुनाव में। बिहार के इस चुनावों में कौन जीता और कौन हारा की तरह के विषय पर विचार निरर्थक है। यह चुनाव सिर्फ इस बात का संकेत है कि यहां चुनाव पर डाकाजानी हुई है। अब तक 24 के भूकंप के बाद की झटकों से विधानसभाओं में फासिस्ट मोदी की सत्ता को बचाने के अतिरिक्त उपाय है, पर इसमें कोई संदेह नहीं है। यदि अभी से वोट चोरी के इन नग्न करतूतों के खिलाफ सारे भारत में व्यापक जन आंदोलन को प्रारंभ होता है, तो इसी बीच मोदी ने न्यायपालिका के साथ ही भारत की सेना को भी पूरी तरह से तैयार कर लिया है। किसी भी बड़े जन आंदोलन के दमन के लिए आरएसएस और मोदी सेना पुलिस के चरम प्रयोग से नहीं चुकेंगे। तब भारत का यह फांसीवाद अपने तमाम नख दांतों और पैशाचिक हवस के साथ हमें इस देश की आत्मा पर बलात्कार करता दिखाई देगा। बहरहाल कोई भी राजनीतिक दल यदि प्राकृतिक अर्थ में एक राजनीतिक दल है, तो उसका कर्तव्य है कि वह वोट चोरी और चुनाव की लूट के भाजपा के इस प्रकल्प के खिलाफ आम जनता को लामबंद करके व्यापक आंदोलन में उतारने की दिशा में काम शुरू करें। आंदोलनों के जरिए जन आक्रोश की अभिव्यक्ति को ठोस संगठित विकल्प का आकार देना ही राजनीति का मूल काम है। चुनाव जिन लोगों के मन में था कि एक बड़ा काम हो सकता है, चुनाव के माध्यम से जनता की आवाज ऊपर आ सकती है, वह इस दौर में निरर्थक साबित हो रहा है। क्या चुनाव के जरिए जनता अपनी बात को कह पा रही है? क्या चुनाव के जरिए जनता सत्ता पर किसी तरीके से आ सकती है? जिस नेहरू के संविधान के माध्यम से नरेंद्र मोदी जैसा व्यक्ति जो खुद को चाय बेचने वाला तरह प्रचारित किया है, वह सत्ता में आ गया, तो क्या नरेंद्र मोदी जो चाय बेचने वाला का बेटा था या चाय बेचता था, क्या उसके दौर में देश के आम गरीब आदमी सत्ता में आ सकता है? यह एक बड़ा सवाल है। और उन राजनीतिक दलों जो कि चुनाव में भागीदारी करते हैं, चुनाव लड़ते हैं, चुनाव जीतने की कोशिश करते हैं, उनके सामने सबसे बड़ा चुनौती पैदा ये हो गया है, क्या चुनाव के जरिए वो कितना और कैसे बदलाव ला सकते हैं, जबकि एम्पायर ही बेईमान हो। सुनील गावस्कर के शब्द को याद रखना चाहिए। उन्होंने साफ कहा था कि अगर एम्पायर मुझे मिल जाए, बेईमान और भ्रष्ट, तो किसी भी मैच को जीत सकते हैं। नरेंद्र मोदी ने ठीक यही किया है। अगर वह ये साफ तौर पर दिखा पा रहा है कि अगर उसके हाथ बेईमान चुनाव आयोग लगा हुआ है, तो वह किसी भी हालत में सत्ता से कभी बाहर नहीं होगा। हमेशा वह चुनाव जीतेगा और हमेशा ही सत्ता पर कायम रहेगा। एक बेईमान किस तरह से बेईमानी करके सत्ता में आ रहा है, सबसे बड़ा उदाहरण बिहार है, बिहार का चुनाव है। और बिहार की सत्ता पर जो भी दल बैठेगा, वह बिहार के कितना भला कर पाएगा, यह हम सभी जानते हैं।
और यह भी एक बड़ा सवाल है। आप अगर चीज़ों को गौर कर रहे हो, अगर चुनाव के पहले से ही प्रक्रिया को, अगर तो बिहार की सरकार भले ही नीतीश कुमार की हो या जदयू और भाजपा की हो, लेकिन वह पीछे पीछे चल रही थी तेजस्वी यादव के। तेजस्वी यादव जब कहते थे कि हम 200 यूनिट बिजली फ्री करेंगे, नीतीश कुमार ने उसको 125 यूनिट फ्री कर दिया। तेजस्वी यादव ने जब कहा कि हम 30,000 रुपया हर महिला को देंगे जो कि जीविका से जुड़ी हुई है, नीतीश कुमार ने 10,000 रुपया हर महिला को दे दिया। जब उन्होंने ये कहा कि हम हर घर को जहां नौकरी नहीं है वहां नौकरी, सरकारी नौकरी देंगे, तो उसी समय भाजपा ने अनाउंस कर दिया कि हम 1 करोड़ रोजगार बिहार में देंगे। नीतीश सरकार जीत गई है, भाजपा जीत गई है, तेजस्वी हार गया है। देखना होगा कि भाजपा अपने वादे पर कितना टिकता है। क्या हुआ? 2 करोड़ रोजगार जो देने का वादा नरेंद्र मोदी सरकार ने 14 में किया था, वह जिसे आज तक वो फुलफिल नहीं कर पाया। 15 लाख देने का वादा जो उन्होंने किया था, आज तक नहीं दे पाया। क्या बिहार की जनता को भाजपा की यह सरकार 1 करोड़ रोजगार उपलब्ध कराएगी? सवाल है, जवाब ढूंढना होगा, ढूंढे। नमस्कार, मैं स्वर्ण भूमि से रोहित शर्मा। चैनल देख के लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, हमसे जुड़े रहिए।